So, the truth in life is always somewhere in between and you have to find it. So, the truth is the following कि पाकिस्तान एक स्टेबलाइजेशन के फेज से गुजर रहा है. अगर इस इकोनॉमिक सर्वे को गौर से पढ़ें, जितना मुझे पढ़ने का मौका मिला, उसमें ये बात क्लियरली एविडेंट है कि जो स्टेबलाइजेशन है इट इज़ टेकिंग होल्ड इन पाकिस्तान. और आईसीयू का जो पेशेंट है वो आईसीयू से निकलकर ऑपरेशन टेबल पर आ गया है. तो जो वाइटल्स हैं, जिसमें बैरूनी खसारा है, जिसमें हमारा बिल्डअप है ऑफ द रिजर्व्स, हमारी अफराते ज़र है, इन सब ने एक स्टेबिलिटी का जो फेज़ है वो टेकअप कर लिया और स्टेबिलिटी वेल इनग्रेन्ड है इस सिस्टम में. ये एक टिपिकल बिहेवियर है उस इकोनॉमी का जिसको एक आईसीयू का डॉक्टर, जिसका नाम आईएमएफ है, वो ट्रीट कर रहा है विद अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और अपने जो रेवेन्यूज हैं उनको इन द शॉर्ट रन आप पे मैडम टैक्स लगाकर, नॉन सैलरीड पे टैक्स लगाकर, मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगाकर, प्रोसेस्ड फूड्स पे टैक्स लगाकर संभाल रहा है. और बैरूनी इंपोर्ट सिर्फ 11% बढ़ी है, एक्सपोर्ट 7% बढ़ी है. पर चूंकि रुपया स्टेबल हुआ तो जो रेमिटेंस है वो कहीं 30-32 अरब से 37-38 अरब पे चली गई है. इस 5-6 अरब डॉलर की कमाई ने बैरूनी खसारे को एक तरह से सरप्लस में बदल दिया है. तो आपका रिजर्व्स भी बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है. तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में सस्टेनेबल ग्रोथ कह सकते हैं? इसको आप सस्टेनेबल स्टेबलाइजेशन कह सकते हैं. Right. ये बात आपको अगले बजट में भी दिखाई देगा. ग्रोथ एक कॉन्सिक्वेंटली हिट लेती है जब आप इतनी मुल्क की स्टेबलाइजेशन करते हैं. हम नहीं चाहते थे गाड़ी खरीदें तो पॉलिसी रेट को बढ़ा दिया, आपने गाड़ियां कम खरीदी तो इससे जो इंपोर्ट थी वो टूट गई. पर अब आहिस्ता आहिस्ता जो पॉलिसी रेट है वो 11% पे आया, चूंकि अफराते ज़र कम हुई, इन्फ्लेशन कम हुई, तो आपने गाड़ियां 40% ज्यादा खरीदी. ये भी दिखाई दे रहा है. पर इसी तरह अब ये जो स्पेस मिली है, जो वक्त मिला है, मेरी राय में एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान को 78 साल हिस्ट्री में कभी भी इस तरह की टेल विंड्स, जिसका मतलब है आईएमएफ की एंगेजमेंट ठीक चल रही है, स्टेबलाइजेशन हैज टेकन होल्ड, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक वॉर जिसको कॉन्फ्लिक्ट कहें आप, वो आप रिस्पॉन्सिबली जीत के आ रहे हैं. दुनिया आपके साथ खड़ी हो गई है. इवन यूएस अथॉरिटीज आपसे ट्रेड करना चाहती हैं. एक पॉलिटिकल फिजा है स्टेबिलिटी की, एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है हर तरह से एक प्रोसेस को. अगर आप इन सब टेल विंड्स को देखें तो आज 4 बजे का जो बजट है वो इतना ट्रांसफॉर्मेटिव होना चाहिए, इतना बोल्ड होना चाहिए, इतना अच्छी साउंड इकोनॉमिक थॉट पे होना चाहिए कि जो स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस है उसको गुड फॉर ग्रोथ करने में कामयाब हो. अगर ये नहीं होगा तो ये मौका शायद जो इस वक्त है वो साल या 2 साल बाद दोबारा नहीं होगा, क्योंकि जो पिच है इस वक्त पाकिस्तान की वो मोस्ट कंफर्टेबल है. बिकॉज दुनिया भी सुनना चाहती है और लोग भी पाकिस्तान के सुनना चाहते हैं कि आपने क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट उस पेशेंट का किया है जो आपके सामने. तो डॉक्टर साहब, ये जो रिफॉर्म्स की बात की जाती है, आपको नहीं लगता कि इट्स टाइम कि अब रिफॉर्म्स के ऊपर भी बात करी जाए? टैक्स रिफॉर्म्स, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको टैक्स नहीं किया जाता, या वो टैक्स एवेट कर देते हैं, या बहुत ही कम टैक्स जो है वो दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से बोझ पड़ जाता है सैलरी क्लास के ऊपर, या डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट टैक्सेस सब पर बराबर ही हो जाते हैं, चाहे वो लैंड क्रूजर रखने वाला शख्स है या फिर एक बाइक रखने वाला शख्स है. तो टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर आपको ये प्रायोरिटी पर नज़र आ रहा है इस गवर्नमेंट की? ठीक है, स्टेबिलिटी की हम बात करें जो कि बहुत अच्छा इंडिकेटर है हमारी मईशत के लिए, बट व्हाट अबाउट द टैक्स रिफॉर्म्स? तो अगर आप जो कि अगर एक लीडिंग एंकर हैं पाकिस्तान की और अपनी गाड़ी में जाकर पेट्रोल डलवाएंगी आज, तो 78 रुपए पर लीटर जो है आप एक पीडीएल देंगी. आपकी बात को सब्सटैंशिएट करते हैं. अगर कोई मिडिल इनकम, लोअर इनकम रिक्शे वाला वही पेट्रोल डलवाएगा तो 78 रुपए पर लीटर पेट्रोल पे देगा. पर मेरे रियल एस्टेट के दोस्त हैं, मेरे जो रिटेलर और होलसेलर बहनें हैं जो काम करती हैं और 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख का जोड़ा जो है वो शादियों पर बेचती हैं, अगर वो 37 लाख है मुल्क में और 35 लाख रुपया टैक्स देंगी, तो फिर आप ये जो मसावी टैक्सेशन है इस निज़ाम में कभी भी नहीं जा सकते. और आप सैलरीड को, नॉन सैलरीड को,
मैन्युफैक्चरिंग को हेवी टैक्सेशन में रखेंगे। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 78 ईयर्स से मैडम आपने पाकिस्तान में नहीं लगाया। मुझे कभी कभी दुख होता है कि IMF की थॉट प्रोसेस पे या उनके नच करने पे चारों प्रोविंसेस ने लेजिस्लेट किया। क्या हम ये बात खुद नहीं समझते कि एक एग्रीकल्चर 20-21% है इस पूरे इकोनॉमी का, वो चंद अरब रुपया टैक्स देती है, उसमें टैक्स देने का जो पोटेंशियल है 800 अरब रुपए का है। सो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इन्फोर्समेंट मेजर्स, मसावी टैक्सेशन, जो टैक्सेस ज्यादा लागू हैं इनकम्स पर उनको कम होना, ये टैक्स का जो निजाम की इफादियत है वो दिखाई देनी चाहिए। और जिस तरह की एग्जेम्पशंस हैं, चाहे वो GST की मद में हो, इनकम की मद में हो, कस्टम्स की मद में हो, और जैसे कि मेरे IT ITES का यूथ, ई-कॉमर्स, ये जो सब एरियाज हैं इनकी मद में हो, ये चली जानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो पहले जो टैक्स की छतरी के नीचे कहा जाए कि वो पहले नहीं थे, उनको भी हुकूमत उनके गिर्द भी जो घेरा है वो कुछ तंग करती हुई दिखाई दे रही है। नॉन फाइलर्स उनकी गिर्द नहीं करी जिनकी गिर्द करना चाहिए। तो उन पर भी इजाफी, नॉन फाइलर्स पर भी इजाफी टैक्स लगने जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है। और फ्रीलांसर्स, यूट्यूबर्स, ये सारे भी उस छतरी के नीचे आने वाले हैं। नॉन फाइलर्स की जो कैटेगरी है वो खत्म कर देनी चाहिए। ये एक बाइनरी चीज है, 0 और 1, इसमें कोई 0.5 की गुंजाइश नहीं होती। इधर मैडम यू हैव एन इनकम एंड यू आर लाइबल कि आपकी 6 लाख से ऊपर इनकम है, आपने टैक्स देना है। इधर इट इज दैट, या आप 6 लाख भी नहीं, हम टीवी जो है आपको 6 लाख भी तनख्वाह नहीं दे रहा, तो आप अगर साल का 5,50,000 कमा रही हैं तो यू आर 0 ऑन द टैक्स, हमें आपसे टैक्स नहीं लेना। ये इतनी ही सादा गुफ्तगू है। इस गुफ्तगू को डिस्टॉर्ट करना और ये कहना कि 4% एडिशनल सेल्स टैक्स ले लूंगा मैं किसी से जो नॉन फाइलर है, मैंने तब भी कहा था कि बहुत साल गुजर गए हैं, ये कैटेगरीज खत्म हो जानी चाहिए। आई थिंक ये सोच अब प्रिवेल कर रही है, ये कैटेगरी को खत्म करें। वो 37 लाख रिटेलर जो है उसको फाइलर बनना चाहिए और हमें नज करना चाहिए। हमें ट्रांजैक्शनल टैक्सेस से निकलना है। अगर आपने कोई इनकम कमाई है, आपने कोई वेल्थ टैक्स का इफेक्ट आप पे आया है, कैपिटल गेन्स हुआ है, उसको मसावी टैक्स करें। वर्टिकल यानी कि अगर बहुत ज्यादा कमाई है तो ज्यादा टैक्स करें ताकि प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन हो। इनहेरिटेंस टैक्स लगाएं। ये मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप अमीर को अमीर रखना चाहते हैं, दैट्स योर थॉट प्रोसेस, नॉट माइन। पाकिस्तान में अगर अरबों की प्रॉपर्टी गिफ्ट, इनहेरिटेंस, ये यूज हो रहा है, ये चक्कर, क्योंकि पाकिस्तान की एलीट क्लास है। यू थिंक हमारे पास स्ट्रक्चर्स या पॉलिसीज या इवन इंटेंट की मैं बात कर लेती हूँ, ये मौजूद है? कहा तो जा रहा है कि नॉन टैक्स फाइलर जो हैं उनकी कैटेगरी ख़त्म कर दी जाएगी। यू थिंक इट इज़ गोइंग टू बी दैट ईजी कि इतना आसानी से ख़त्म भी कर दिया जाए और सब फिर टैक्स नेट के अंदर आ भी जाएं? पाकिस्तान में अगर रिटेलर्स या वो इवन प्रॉपर्टी आउटलेट्स, उनके साथ आपको बैठना पड़ेगा। एक मिनिमम टैक्स लगा दें सब पे। पाकिस्तान में 1000 लगा दें, 2 लगा दें, 3000 लगा दें इन 37 लाख पे। उसके बाद जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, कपड़े वाले हैं, सुनियार हैं, गाड़ी वाले हैं, ये सारे जो रिटेलर्स हैं, इनके साथ बैठकर इनके टियर्स तय कर लें। POS यानी कि जो पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स हैं हर जगह लगाएं। इंसेंटिव कायम करें कि अगर मैं आपकी दुकान पे जा रहा हूँ, आप मुझे 25 लाख का जोड़ा बेच रही हैं, आई होप कि ऐसा मुझे ना करना पड़े, पर अगर आप मुझे 25 लाख का जोड़ा बेच रही हैं तो मैं वो पेमेंट GST 18% आपको देने की बजाय ये कहूँ कि ये ले, मैं आपको चेक दे रहा हूँ या रास्त QR कोड दे रहा हूँ या डेबिट कार्ड दे रहा हूँ। देयर आर सो मेनी वेज टू डू इट। तो वो जो 18% का GST है वो फॉल कर जाए 10% पे, तो मैं कहूँ यार मेरी तो 8% की बचत हो रही है, यानी कि मैं 2 लाख रुपया बचा रहा हूँ। सो ये आई रियली होप कि एक इंसेंटिव लेडन बजट हो, ये मुझे पनिश ना कर रहा हो, ये मुझे इंसेंटिवाइज कर रहा हो। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, हमने किया कि आप क्रेडिट कार्ड से रेस्टोरेंट का बिल दें तो 18 नहीं, हम 5% सेल्स टैक्स लेंगे। मैंने कभी भी उसके बाद जिंदगी में कैश पे नहीं किया। मुझसे कोई कैश मांगे भी तो मैं उसे कहता हूँ कि यार मैं क्यों नहीं 13% का GST का बेनिफिट लूँ, मैं नहीं दूंगा आपको। और डॉक्टर साहब आप सुन भी रहे हैं इस बारे में कि एक तो इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की बात, और दूसरा ये कि अब अगर कोई पेट्रोल डलवाने भी जाएगा तो वो भी कार्ड के थ्रू ही किया जाएगा। लेट्स सी, उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बजट आता है तो उसके फिर खदोखाल हमारे सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया।